नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जाम किया केएमपी एक्सप्रेसवे, मौके पर 20 कंपनियां तैनात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रफाल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, कीमत और भ्रष्टाचार से जुड़ा नियम किसने बदला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में सुधारने के लिए हमने कुछ खास किया भी नहीं, ये बड़ा बयान दिया है भाजपा के अपने ही सांसद ने। जी हां दोस्तों, बड़ा तंज कस दिया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जाम किया केएमपी एक्सप्रेसवे, मौके पर 20 कंपनियां तैनात। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन तेज करते हुए किसानों ने शनिवार को हरियाणा में कुछ स्थानों पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बाधित कर दिया। किसानों ने सुबह 8 बजे एक्सप्रेसवे बाधित किया और 24 घंटे तक अवरुद्ध रखने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को केएमसी एक्सप्रेसवे 24 घंटे के लिए बाधित करने का आह्वान किया था। करीब 136 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल प्रदर्शनरत किसानों ने कहा कि आपात वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बाधित किया जाएगा। इस बीच हरियाणा पुलिस ने यातायात परामर्श जारी करते हुए यात्रियों से केएमपी मार्ग से यात्रा नहीं करने के लिए कहा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने शुक्रवार को कहा कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह की हिंसा से बचने और एक्सप्रेसवे पर यातायात की आवाजाही के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों खासतौर से सोनीपत, झज्जर, पानीपत, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह में यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित करने की योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अंबाला चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले यात्री करनाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा तथा पानीपत से सिनौली की तरफ जा सकते हैं। गुड़गांव और जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन पानीपत से राष्ट्रीय राजमार्ग 71A पर जा सकते हैं तथा गोहना, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी से होकर यात्रा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर डेरा डाला हुआ है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, कीमत और भ्रष्टाचार से जुड़ा नियम किसने बदला। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू जहाजों की खरीद मामले में फ्रांसीसी मीडिया में बिचौलिया होने और कमीशन खोरी की बात सामने आने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी सरकार से नए सिरे से सवाल पूछते हुए भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने राफेल डील में एंटी करप्शन क्लॉज को डिलीट किए जाने पर सवाल पूछते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को दी गई सलाह के बहाने उन पर तंज कसते हुए सवाल दागे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, डियर स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सवालों का बिना डरे हुए और नर्वस हुए जवाब दीजिए। प्लीज उनसे ऐसा करने के लिए कहिए। पहला, राफेल करप्शन स्कैंडल में किसने पैसे लिए? दूसरा, किसने कॉन्ट्रैक्ट से एंटी करप्शन क्लॉजेस को डिलीट किया? तीसरा, किसने बिचौलियों को रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों तक पहुंच मुहैया कराई? कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार से सवाल किया कि जब रक्षा खरीद से जुड़ी इंडियन नेगोशिएशन टीम ने अत्याधुनिक हथियारों व तकनीक से लैस 36 लड़ाकू जहाजों की कीमत 5.6 बिलियन यूरो तय की थी और दसॉ एविएशन द्वारा जनवरी 2016 में जब इन जहाजों की कीमत 7.87 बिलियन यूरो लगाने की बात कही गई और इंडियन नेगोशिएशन टीम ने उसे तत्काल खारिज कर दिया, तो फिर सितंबर 2016 में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने 7.87 बिलियन यूरो की कीमत को कैसे मान लिया? कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर पीएम ने किस आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा तय की गई कीमत को खारिज करते हुए दसॉ एविएशन की तरफ से तय की गई कीमत पर जहाज खरीदने का फैसला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में सुधारने के लिए हमने कुछ खास किया भी नहीं, बीजेपी सांसद का तंज। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कोरोना वायरस के हालात और वैक्सीन पर सरकार को घेर चुके स्वामी ने शुक्रवार को लोकतंत्र की खस्ता हालत को लेकर एक ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में सुधारने के लिए हमने कुछ खास किया भी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है, मोदी सरकार
ने हमारे देश की सीमा, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ सौदा किया है। तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा है लोकतंत्र के 4 स्तंभ। ऐसा मीडिया जो बिना डरे सरकार से सवाल कर सके, ऐसी न्यायपालिका जो संविधान को बचा कर रखे, विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हो, लोगों के एजेंडे पर काम कर उसको सरकार द्वारा लागू करना। इसके नीचे लिखा है हमारे लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति। भारतीय मीडिया स्वतंत्रता के नाम पर 142/180 रैंक पर है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्रता पर 69/128 रैंक पर है। बीजेपी ने पूरी दुनिया में दूसरी पार्टियों के सबसे ज्यादा विधायक खरीदे हैं। भारत आय में 142/180 और भुखमरी में 94/107 रैंक पर है। सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 45 साल में देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 टूक, दिल्ली में पाबंदियों की जरूरत, जल्द फैसला होगा। जी हां दोस्तों, कोरोना के चलते बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार के साथ रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने अस्पताल में बेड्स और आईसीयू की व्यवस्था की जांच की। सीएम केजरीवाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ एलएनजेपी अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे थे। अस्पताल का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों से पूरे देश में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी उसी तेजी से कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है और दूसरी ओर संक्रमण को फैलने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि यह कोरोना की 4थी लहर दिल्ली में आई है। नवंबर में पिछली लहर आई थी और उसके बाद केस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि सिस्टम में थोड़ा ढीलापन आ गया था। पिछले कुछ दिनों से स्थिति को रिव्यू कर रहा हूं और आज एलएनजेपी में सिस्टम का वापस जायजा लिया। जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने मिलकर बहुत अच्छे से हैंडल किया था, उसी स्तर की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल मिलकर कर रहे हैं। सीएम ने भरोसा दिलाते हुए बताया कि आज एलएनजेपी का मुआयना किया, एमएस और डॉक्टर्स ने हमें बताया उन सारी जरूरत को पूरा करेंगे और दिल्ली के लोगों को उसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर कोई बीमार होता है और उसे हॉस्पिटल की जरूरत है तो हमारी पूरी कोशिश है कि उसे अस्पताल में अच्छी व्यवस्था मिले। वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री से उम्र में छूट देने की अपील पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमें समुचित संख्या में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा दी जाए, उम्र की सीमा हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स के नियम में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो कोरोना की जो गंभीरता है वो खत्म हो जाएगी। क्या दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है? इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज की तारीख में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है। हालांकि बहुत कठोर शर्तें हैं। 45 साल से कम आयु वाले को वैक्सीन लगा नहीं सकते हैं। ये सब शर्तें मुझे लगता है इस समय हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के एक्सपर्ट्स के संपर्क में हैं और केंद्रीय एक्सपर्ट से भी डीडीएमए की मीटिंग में बात हुई है। इस बारे में अभी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसका पीक कहां तक जाएगा, हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ पाबंदियों की जरूरत है, वो पाबंदियां जरूर लगाएंगे। किस तरह की पाबंदियां होगी इसके बारे में आज या कल में ऐलान होगा। साथ ही दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाने के सवाल पर भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अभी कोई ऐसे लॉकडाउन की तैयारी नहीं है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नए कोविड सेंटर शुरू करने की पुष्टि की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, कुछ शुरू भी हो चुके हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने बैंक्वेट हॉल में एक सेंटर था, वहां भी जल्द ही कोविड सेंटर शुरू होने वाला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस संकट की स्थिति पर सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ सोनिया गांधी की बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को लेकर बनी वर्तमान स्थिति के मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में देश में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनता की मदद करने का सुझाव दे सकती हैं। वैक्सीन शॉर्टेज पर चर्चा। बैठक के दौरान देश के कई राज्यों में जारी वैक्सीन की कमी का मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने और हर किसी के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन पर बैठे किसान बोले, कोरोना वायरस के डर से प्रदर्शन नहीं रुक सकता।
सकता। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद किसान नेताओं ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस का डर भी उन्हें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता। किसान संगठन पिछले 4 महीने से अधिक समय से बारिश, भीषण सर्दी और अब गर्मी में भी अपना आंदोलन चला रहे हैं। सर्दी के मौसम में प्रदर्शनकारी किसानों को गर्म कपड़ों की आपूर्ति की गई, बारिश में जमीन से ऊंचाई पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया और अब गर्मी के लिए उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर छायादार ढांचे बनाना तथा एसी, कूलर और पंखों का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वे प्रदर्शन स्थलों पर बुनियादी सावधानियों के साथ इसके लिए भी तैयार हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष लखबीर सिंह ने कहा, हम सिंघू बॉर्डर पर मंच से मास्क पहनने और हाथ बार बार धोने की आवश्यकता के बारे में लगातार घोषणा कर रहे हैं। हम प्रदर्शनकारियों को टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर अनेक स्वास्थ्य शिविर भी चल रहे हैं। ऐसे में बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आने पर प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकती है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, अगर किसी को बुखार या खांसी है या कोविड का अन्य कोई लक्षण है तो यहाँ डॉक्टर देखते हैं और फैसला करते हैं। रोगी को या तो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है या 8 से 10 दिन के लिए गाँव वापस भेज दिया जाता है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के अनुसार किसान महामारी के कुछ उदासीनता के साथ देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रदर्शन स्थल कोविड-19 का हॉटस्पॉट नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप देखेंगे तो इनमें से हर जगह डॉक्टर, क्लिनिक हैं। वे कोविड जांच नहीं कर रहे, लेकिन अगर अधिक लोग बुखार या ऐसे लक्षणों की शिकायत करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि हर मोर्चा में योग्य डॉक्टर है। यादव ने कहा, उनमें से कुछ के तो अस्पताल हैं। अगर बुखार और सांस लेने में परेशानी बढ़ती है तो तत्काल ध्यान जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों में मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत कम हो रही है और दूरी भी नहीं रह पा रही और देश में अधिकतर स्थानों पर ऐसी ही स्थिति है। उन्होंने कहा, किसान अन्य किसी भारतीय नागरिक की तरह ही है, वे भी अन्य नागरिकों की तरह ही सतर्क हैं या अधिकतर नागरिकों की तरह असावधान हैं। बंद कर देना चाहिए बंगाल चुनाव प्रचार। यादव ने कहा कि अगर सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए कोरोना वायरस की आड़ लेती है तो इससे पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव प्रचार को देखते हुए उनका पाखंड ही सामने आएगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें बंगाल में चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। पहले तो उन्हें भाजपा की ही रैलियों को बंद कर देना चाहिए जहां गृह मंत्री भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। देश भर से और खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसान पिछले साल नवंबर के आखिर से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, कांग्रेस ने 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले, 3 सवालों का बिना डरे जवाब दे पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर शुक्रवार को नया आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भारत सरकार और दसों एविएशन के बीच हुए राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बिना डरे या घबराए हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप उनसे कहिए कि मेरे 3 सवालों का जवाब भी बिना डर और घबराहट के दें। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। सुरजेवाला ने दस्तावेज जारी करते हुए मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 2015 में 36 राफेल की डील 5.06 बिलियन यूरो में तय की गई। इसमें एयरक्राफ्ट के साथ मिलने वाले सभी हथियार भी शामिल थे। इंडियन नेगोशिएशन टीम ने ये कीमत तय की थी। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के रेट तय करने के बाद दसों एविएशन ने 20 जनवरी 2016 को कंपनी की इंटरनल बैठक रखी। इसमें कंपनी ने 36 राफेल की कीमत 7.87 बिलियन तय कर दी। मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को दसों की तय की गई कीमत पर डील स्वीकार कर ली। सुरजेवाला ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रक्षा मंत्रालय के मना करने पर भी 21,075 करोड़ रुपए ज्यादा देकर राफेल डील की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 26 मार्च 2019 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिचौलिए के पास से एक सीक्रेट दस्तावेज जब्त किया था। उस पर भी कोई जांच नहीं कराई गई कि आखिर बिचौलियों तक दस्तावेज कैसे पहुंचे। उन्होंने पूछा कि डील में नो रिश्वत, नो गिफ्ट, नो इन्फ्लुएंस, नो कमीशन और नो मिडिलमैन जैसी शर्तों क्यों रखी गई, क्यों नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब डील में एंटी करप्शन के नियम लागू थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार के समय दास एविएशन ने ये नियम हटवा दिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए एयरक्राफ्ट की डील से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की किल्लत पर राघव चड्ढा ने केंद्र को घेरा, कहा बीजेपी बताए कि पहले भारत जरूरी या पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, देश भर में जहां एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों से वैक्सीन खत्म खबर है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में वैक्सीन डोज की किल्लत छा गई है। किसी राज्य के 1 दिन, किसी के पास 2, किसी के पास 4 दिन की
की डोज बची है तो कहीं कहीं वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए हैं। राघव ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पास 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, वहीं बिहार के पास 2 दिन, राजस्थान के पास 2 दिन, उत्तराखंड के पास 3 दिन, ओडिशा के पास 4 दिन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा में 5 दिन की डोज बची है, यानी 5 दिन बाद यहाँ टीके लगने बंद हो जाएंगे। वहीं पुणे, मुंबई, ओडिशा में टीका केंद्र बंद हो। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने वादा किया है कि भारत में बनने वाली 45 मिलियन वैक्सीन डोज पाकिस्तान को देगा। चड्ढा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार बताए आपके लिए भारत के लोग, उनका स्वास्थ्य जरूरी है या पाकिस्तान की आबादी जरूरी है। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेरर एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत देश पाकिस्तान को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। मानवता के नाते मदद करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक सरकार का दायित्व अपने लोगों की तरफ बनता है। पहले 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। राघव ने बताया कि गुरुवार को पीएम के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा और पहले भी कहा कि टीके से सभी पाबंदियां हटाओ और सबको टीका लगाओ। अगर केंद्र सरकार इजाजत दे और अगर पाबंदी हट जाए तो 3 महीने में दिल्ली की सारी आबादी को टीका लगा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, कहा देश में वैक्सीन की भारी कमी लेकिन विदेशों को टीका बांट रही सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीद और बंटवारे में राज्यों की भूमिका को बढ़ाई जाए और वैक्सीन निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने इस लेटर में यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण वैक्सीनेशन का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई करने वाले को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि वैक्सीन तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके। कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने और वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी होने की बात लिखी है। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा गति से वैक्सीनेशन चलता रहा तो देश की 75% आबादी को वैक्सीन लगाने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आग्रह किया कि वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे वैक्सीन के इस्तेमाल तुरंत अनुमति दी जाए। जिन्हें भी वैक्सीन की जरूरत है उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। वैक्सीनेशन के लिए तय राशि 35,000 करोड़ रुपए में भी बढ़ोतरी की जाए। राहुल गांधी ने लेटर में कहा कि हम बिना किसी कारण के विदेशों में वैक्सीन की डोज बांट रहे हैं, जबकि हमारे देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कई राज्य टीके की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बना रहे हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वैक्सीन की खरीद और बंटवारे में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और इस मुश्किल समय में गरीब तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लेटर में कहा कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अब हमें वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर किसी व्यक्ति की तस्वीर से आगे अधिकतम वैक्सीनेशन में बढ़ाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 कोरोना के चलते देश के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, सीएम केजरीवाल का फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। राजधानी में पहले ही स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस आयोजित न करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अब अनिश्चित समय के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके तहत स्कूल प्रैक्टिकल्स के लिए भी छात्रों को स्कूल नहीं बुला सकेंगे। फैसला राज्य में बेकाबू हो रहे संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में गुरुवार 8 अप्रैल को ही कोरोना संक्रमण के 7,437 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में इस समय 23,181 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 83,000 से अधिक लोगों को दिल्ली में वैक्सीन दी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के वापस न होने तक चलता रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानूनों के वापस होने तक इसके खिलाफ चल रहा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तब भी किसान दिल्ली सीमा पर डटे रहेंगे। किसान अब पूरी तरह से कानून को लेकर आर पार के मूड में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह की बेटी की शादी में शिरकत करने आए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब गाँव-गाँव तक फैल गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेत्री प्रियवंदा तोमर के पार्टी से त्यागपत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग अब समझ रहे हैं कि कानून किसानों के खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता
बाद एक प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। मजदूरों को याद है पिछले साल की तस्वीरें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर की ओर लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर है कि कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाएंगे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े यूपी के संजय यादव ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया था, घर जाना भी मुश्किल था, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संजय यादव की तरह ही इलाहाबाद के सज्जाद खान, नालंदा के अरविंद और लखनऊ के नरुद्दीन भी घर लौटने की तैयारी में हैं। पिछले साल का अनुभव बताते हुए मजदूरों ने कहा कि वो पिछले साल लॉकडाउन में ज्यादा पैसा खर्च कर ट्रकों से अपने घर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ बढ़ते देख रेलवे प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। हर किसी को जानकारी दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न फैले और मजदूरों में भय पैदा न हो। दिल्ली, पुणे में भी यही था हाल। बता दें कि बीते दिन दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर आई थी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार जाने को तैयार थे। मजदूरों का यही कहना था कि पिछले लॉकडाउन में वो यहां फंस गए थे, जिसके कारण काफी मुश्किलें हुई थी। अब जब हालात वैसे ही बन रहे हैं तो वो चाहते हैं वक्त रहते वो अपने घर पहुंच जाएं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों की भारी भीड़ यूपी, बिहार, बंगाल के लिए रवाना हो रही थी। क्या सच में लग रहा है लॉकडाउन? आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण कई राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।